मैं हूँ ममता कुमारी सिंह SS+2 गोला से। तो हम लोग आगे अपने चैप्टर 3 को बढ़ाते हैं बच्चों। रसायन शास्त्र के चैप्टर 3 को हम लोग देख रहे थे धातु और अधातु। धातु और अधातु में बच्चों में ये देखना है कि धातुओं की प्राप्ति हम कैसे करते हैं, जो धातु हमें मिल रहे हैं उसकी प्राप्ति हम कैसे करते हैं। तो बच्चों इसमें दो तरह के टर्म आते हैं, एक है खनिज और दूसरा है अयस्क। खनिज क्या है? जब भूपर पट्टी में यानी पृथ्वी की सतह के अंदर, भूपर पट्टी में उसके अंदर के सतह में जो तत्व ये यौगिक पाए जाते हैं, जो भी तत्व एलिमेंट ये कंपाउंड मिल रहे हैं, वो खनिज कहलाते हैं, उनको हम खनिज कहते हैं। लेकिन जब इन खनिजों के साथ में प्रचुर मात्रा में धातु पाए जाते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है, जिसको निकाल करके वो हमारे लिए उपयोगी साबित होते हैं, उसको हम अयस्क कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में ओर के नाम से जानते हैं। तो इसके साथ, खनिज के साथ जो धातुएं पाए जाते हैं उसको हम अयस्क कहते हैं। तो बच्चों इस अयस्क के साथ में जो धातु लगे हुए हैं, इसको प्राप्त करने के बहुत सारे विधि हैं, बहुत सारे अलग अलग चरण हैं। तो जो धातुएं हैं उसको हम 3 वर्गों में बांटते हैं, अलग अलग 3 वर्ग में बांटे गए हैं उन धातुओं को, क्योंकि उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम उसे प्राप्त करते हैं। तो बच्चों ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता में कुछ धातुएं हैं जो बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, कुछ होते हैं जो कम सक्रिय होते हैं और कुछ होते हैं जो बिल्कुल सक्रिय नहीं होते हैं। जो जल और ऑक्सीजन और अम्ल के साथ जब हमने प्रतिक्रिया कराया था, अभिक्रिया कराया था, तब भी हमने ये पढ़ा था कि उसमें कम अभिक्रियाशील वाले किस तरह से करते हैं और ज़्यादा तीव्र अभिक्रियाशील वाले किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। तो बच्चों ये जो देखते हैं हम लोग कि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील वाले होते हैं वो बिल्कुल भी कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि वो इतने अभिक्रियाशील होते हैं कि वो किसी न किसी के साथ में पाए जाते हैं। लेकिन जो मध्य अभिक्रियाशील वाले हैं वो ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड के साथ में पाए जाते हैं, यानी कि कार्बोनेट के रूप में या तो सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में। और जो बहुत कम अभिक्रियाशील वाले होते हैं या जो अभिक्रियाशील नहीं होते हैं बच्चों, ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि वो अभिक्रिया ऐसे भी नहीं करते हैं, ये कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वे ऐसे धातु जो कम अभिक्रियाशील वाले हैं वे स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। जो मध्यम वर्गीय हैं, जो सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, तो ऑक्साइड के रूप में ज़्यादातर धातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। उसके कारण ये है बच्चों कि ऑक्सीजन की प्रचुरता, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की प्रचुरता है, जिसके कारण ऑक्सीजन के साथ वो ऑक्साइड बना करके ऑक्साइड के रूप में ज़्यादातर अधिकांशतः पाया जाता है। तो ये किस तरह से 3 वर्गों में बांटे गए हैं, कौन कौन से धातु हैं वो हम लोग देखते हैं बच्चों। यहाँ आप देख रहे हो ये 3 वर्ग में बांटा गया है। ये है उच्च अभिक्रियाशील वाले, ये है मध्य अभिक्रियाशील वाले और ये निम्न अभिक्रिया वाले। उच्च अभिक्रिया वाले में अब तक आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि कौन कौन इसमें धातु आ सकते हैं। पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिनकी संयोजकता आप देख रहे हो। इनकी संयोजकता 1 है, इसकी भी संयोजकता 1 है, इसकी संयोजकता 2 है, इसकी संयोजकता 2 है और इसकी संयोजकता 3 होती है। तो जिनकी संयोजकता कम होती है वे ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसको हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। तो बच्चों जो ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं उसको हम वो उच्च अभिक्रियाशील कहलाते हैं। ये सारे उच्च अभिक्रियाशील में आते हैं, ज्यादा मोर रिएक्टिव में आते हैं, क्योंकि ये इन धातु का निष्कर्षण हम लोग विद्युत अपघटन के द्वारा करते हैं। और जो मध्य अभिक्रियाशील वाले होते हैं, मध्य अभिक्रियाशील वाले होते हैं ये धातु क्या है कि ज़्यादातर सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। ये सल्फाइड ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं और ये कार्बन के उपयोग के द्वारा इनका अपचयन कराया जाता है, यानी कार्बोनेट के रूप में भी इनका अपचयन होता है। तो ये है जिंक, फेरस, लेड और कॉपर, ये मध्यम अभिक्रियाशील वाले धातु हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ धातुएं हैं जो निम्न अभिक्रिया में आते हैं, निम्न अभिक्रियाशील में आते हैं। बच्चों इसमें
सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम, ये सारे इसमें आते हैं जो बिल्कुल निम्न अभिक्रियाशील होते हैं। आप इसमें देख रहे हो कॉपर है और सिल्वर है, ये सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में ही ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि धातुओं को 3 वर्ग में हम लोग बांट देते हैं। और अब ये देखते हैं बच्चों कि इनका निष्कर्षण करने के लिए जो हम विधि का उपयोग करते हैं वो विधि क्या क्या है। इन धातुओं के निष्कर्षण के लिए एस का सांद्रण किया जाता है। मैंने बताया आपको एस क्या है, वे खनिज हैं जिनके साथ में धातु लगे हुए रहते हैं, उनके साथ में धातु पाए जाते हैं। तो इसे अयस्क का सांद्रण हम करते हैं धातुओं की प्राप्ति के लिए। अब अयस्क का सांद्रण करने के लिए क्या करना है, पहले हमने ये देख लिया कि उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग में हम लोग धातु को बांट देते हैं। जो उच्च अभिक्रियाशील वाले धातु हैं उनको पहले हम गलित धातु में पाते हैं। गलित धातु में इसको उस अवस्था में लाया जाता है, कैसे, विद्युत अपघटन के द्वारा। हमने यहाँ देखा कि उच्च अभिक्रियाशील को हम विद्युत अपघटन के द्वारा गलित अवस्था में लाते हैं। अभी ये देखिए कि मध्यवर्गीय जो है, ये मध्य अभिक्रियाशील वाले हैं, ये 2 रूप में पाए जाते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में। तो कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। जो कार्बोनेट हैं वो उसको हम निस्तापन करते हैं, फिर से उसकी अगली विधि हम निस्तापन में उसको लेके जाते हैं। और सल्फाइड है उसको हम भर्जन के द्वारा फिर से अगली इसको स्टेज में पहुंचाते हैं। सल्फाइड को भर्जन किया जाता है, कार्बोनेट को निस्तापन किया जाता है। और इन दोनों विधियों के बाद जो प्राप्त होता है यौगिक बच्चों, वो क्या होता है, धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। इन दोनों विधियों के बाद, इन दोनों विधियों को करने से हमें क्या मिल रहा है, धातु का ऑक्साइड मिल रहा है। अब जब धातु का ऑक्साइड हमें मिल गया तब इन धातुओं का अपचयन किया जाता है और अपचयन के बाद शुद्ध धातु की हमें मिलती है। ये मध्यम वर्गीय धातुओं के लिए। अब आप देख रहे हो कि निम्न वर्गीय जो हमने यहाँ देखा है, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को हमने पढ़ा था कि ये प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। और जो प्राकृतिक अवस्था मिल रहे हैं निम्न अभिक्रियाशील वाले, उनको पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन धातुओं की प्राप्ति के लिए इनको हम सल्फाइड एस्क में बदलते हैं। और सल्फाइड एस्क में पाए ही जाते हैं, अधिकांशतः ये निम्न वाले सल्फाइड एस्क के रूप में ही पाए जाते हैं। उसको फिर हम भर्जन करते हैं, भर्जन होती है और इस धातु का फिर हम परिष्करण करते हैं, यानी कि शुद्ध धातु की प्राप्ति करते हैं। तो बच्चों इस तरह से धातुओं की प्राप्ति के ये निम्न विधियां हैं। इस तरीके से हम धातुओं की प्राप्ति करते हैं। और इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि इसे किस तरह से हम प्राप्त करते हैं। ये हम लोग अगले कक्षा में अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।